वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट, दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, डेट इज टू नेशन थ्योरी। आखिर ये पाकिस्तान क्यों बना, इसके पीछे क्या भूमिका है, समझे? तो इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। टू नेशन थ्योरी। टू नेशंस थ्योरी, देखिए इस थ्योरी का मतलब होता है इट स्टेट्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू डिफरेंट नेशंस, टू डिफरेंट नेशन। यानी कि हिंदूज और मुस्लिम क्या है, दो अलग नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दो अलग नेशंस है, वो एक साथ दोनों मिलकर नहीं रह सकते। तो क्यों ऐसा, क्यों क्यों दो नेशंस को रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि वो लोग अलग है, हिंदू और मुस्लिम अलग है, डिस्टिंक्ट। दे आर डिस्टिंक्ट इन द सेंस इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली दोनों अलग है, कल्चरली दोनों अलग है, रिलीजियसली दोनों अलग है, एंड एजुकेशनली दोनों अलग है। यानी कि सोसाइटी का जितना भी आप स्फेयर ले लीजिए, सोसाइटी का जो भी स्फेयर है, सोसाइटी का जो भी आयाम है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे एजुकेशनल हो, और कुछ भी हो सकता है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अलग है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों का ही विचार अलग है हर एक स्फीयर में, सोसाइटी के हर एक स्फीयर में। तो इसी को कहते हैं टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि सोसाइटी का जितने भी आयाम है, चाहे इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे कल्चरल स्फीयर हो, चाहे रिलीजियस स्फीयर हो, चाहे एजुकेशनल स्फीयर हो, चाहे कुछ भी स्फीयर हो, कहीं दूसरा भी स्फीयर हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सेम पेज पे नहीं पाए जाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदूज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। समझ गए? अब देखते आखिर क्या भूमिका रहा। ये अचानक तो नहीं हो गया। टू नेशन थ्योरी क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम तो कई सदियों से साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आया कहां से? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, दैट इज द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। इस पीरियड में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं। हिंदूज का हम कवर कर चुके हैं ये चीज पिछले क्लास में। हिंदूज में अधिकतर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ, रिवाइवलिस्ट भी हुआ जस्ट लाइक आर्य समाज, बट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ हिंदूज में। बट मुस्लिम में ज्यादातर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ, इसलिए मुस्लिम समाज पीछे रह गया और हिंदू समाज मुस्लिम समाज से आगे निकल गया उस समय भी। समझ गए? तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ? हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी अंडर great leaders like Raja Ram Mohan Roy, Devendranath Tagore, देवेंद्रनाथ टैगोर, केसी सेन, इनके अंदर, इनके लीडरशिप में बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में हुआ है। इसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन आया और हिंदू कम्युनिटीज लिबरल आइडियाज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए, बहुत ज़्यादा ही उनके अंदर आ गया। एज ए रिजल्ट क्या होगा? दे वर एजुकेटेड। जब ये लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब्स, सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब। जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा हिंदूज कम्युनिटी को तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा जी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज आगे निकल जाएगा। समझ गए? हाँ। मुस्लिम के साथ क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी
मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ पे अधिकतर ज़्यादातर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ है, ज़्यादातर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ है, लाइक वहाबी मूवमेंट, बाय, जानते ही होंगे आप लोग, वहाबी मूवमेंट को प्रमोट किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। लाइक फराजी मूवमेंट, हाजी शरीतुल्लाह। तो ये मूवमेंट का उद्देश्य था इस्लाम को रिस्टोर करना, इस्लाम को रिस्टोर करना जी, और वेस्टर्न एजुकेशन को रिजेक्ट करना, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न एजुकेशन और वैल्यूज को रिजेक्ट करना। जाहिर सी बात है, यदि वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न एजुकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा तो जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो थोड़ा अनएजुकेटेड रह जाएंगे। और जब ये लोग अनएजुकेटेड रह जाएंगे, इलिटरेट रह जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुड नॉट सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर नहीं कर पाएंगे जी। जब गवर्नमेंट जॉब सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। हिंदू समाज बहुत आगे और मुस्लिम समाज पीछे रह जाएगा। बट यस, मुसलमान में भी एक से एक रिफॉर्मर्स हुए हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो गैप है हिंदू और मुस्लिम का, इस गैप को कम करे। तो उसमें से सर सैयद अहमद खान और अब्दुल लतीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सर सैयद अहमद खान और अब्दुल लतीफ, जहां तक सवाल है अब्दुल लतीफ का, तो इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था। कब? 1863 में। और ये सोसाइटी का उद्देश्य था कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना इस्लामिक बच्चे लोग के अंदर। ऑन सिमिलर लाइन सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भी स्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी, इन्होंने भी साइंटिफिक सोसाइटी को स्टैब्लिश किया है। साइंटिफिक सोसाइटी को कब की बात है? 1864 की बात है। तो ठीक है, दोनों प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने बिल्कुल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया था। कहाँ पे? अलीगढ़ में। ठीक है, कब की बात है ये? 1875 की बात है। कहाँ पे? अलीगढ़ में। और यही बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। समझ गए? तो ये लोग प्रयास करें, बट ये सोचने वाली बात है कि अभी कम्युनल एलिमेंट नहीं था, हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं था, क्योंकि ये लोग भी, ये जो लीडर्स थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर्स थे। मुस्लिम जो रिफॉर्म है वो भी बहुत प्रोग्रेसिव थे। तो लगता था कि ठीक है, हिंदू समाज आगे निकल गया तो हिंदू समाज से जलन भावने की जरूरत नहीं है, यानी कि उन लोग से जलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो लोग एक बेस्ट पैरामीटर है, और उसके हिसाब से मुसलमान कम्युनिटी को भी आगे किया जाए। तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग था इन लोग का। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद ये जो थॉट प्रोसेस सर सैयद अहमद खान का, ये थॉट प्रोसेस में चेंज नजर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं शुरू में क्या था। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में कहूँ तो 1884 में सर सैयद अहमद खान ने कमेंट किया था, कमेंट किया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स, ये टू ब्यूटीफुल eyes of a bride। इतना सुंदर इन्होंने कमेंट किया है कि जो हिंदू और मुस्लिम है, ये दोनों ही ब्यूटीफुल ब्राइड का दोनों आंख है, यानी कि दो आंख है एक ब्यूटीफुल ब्राइड का, यानी कि हिंदू मुस्लिम को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों ही एसेंशियल पार्ट है इस लैंड का। बट आईएनसी कब बना जी? 1885 में बना। आईएनसी बनने के बाद सर सैयद अहमद खान
इनका जो सोच है पूरी तरीके से बदल गया। अभी कह सकते हैं कि इनका इस कमेंट से लगता है कि ये सेकुलर लीडर हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों को ही साथ में लेके चलना चाहते हैं, सेकुलर लीडर। बट आईएनसी बनने के बाद 1885 के बाद सर सैयद अहमद खान ये कम्युनल लीडर बन गए जी, कम्युनल लीडर। और इन्होंने 1888 में कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वैरिंग कम्युनिटी है, एक साथ कभी दोनों साथ में नहीं रह सकते। बताइए 4 साल पहले ये कमेंट था और 4 साल बाद ये कमेंट हो गया, आखिर क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश ने यहाँ पे भी सर सैयद अहमद खान को भी अपने पाले में ले लिया। और इतना ही नहीं जी, सर सैयद अहमद खान ही हैं जिन्होंने 1888 में सर सैयद खान प्लस राजा शिव कुमार, राजा शिव कुमार, बिल्कुल। तो सर सैयद अहमद खान प्लस राजा शिव कुमार ने एक एसोसिएशन बनाया था, डेट इज कॉल्ड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन बना था कांग्रेस को अपोज करने के लिए, एंटी कांग्रेस फ्रंट। ये एंटी कांग्रेस फ्रंट के रूप में काम कर रहा था। और ये भी बिल्कुल ये भी दिखता है ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, समझ गए? तो जो सेकुलर लीडर थे सर सैयद अहमद खान, वो समय के साथ कम्युनल लीडर बन गए। और ब्रिटिश ने सर सैयद अहमद खान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया है एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, समझ गए ना? ये हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे, तो इसलिए जो नींव रखा है टू नेशन थ्योरी का, जिसने फर्स्ट नींव रखा तो वो सर सैयद अहमद खान ही है, समझ गए? क्योंकि इन्होंने ही कमेंट किया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ अब नहीं रह सकते इस कंट्री में। कब किया था? 1888 में किया था। और कहाँ से किए थे? ये मेरठ से किए थे। मेरठ में कुछ भाषण चल रहा था उनका, उसी भाषण में इन्होंने बोला था। अब यहाँ से देखते हैं, एक क्लियर आपको विजिबिलिटी नजर आएगा 1905 में। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब की बात है? ये अक्टूबर 1905 की बात है ये। तो उस समय मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम सेक्शन ने इस चीज को सपोर्ट किया है। मुस्लिम सेक्शन सपोर्टेड लाइक आगा खान एंड मुल्क ब्रदर्स। ये लोग काफी खुश थे। ये लोग इनफैक्ट ये लोग डे ऑफ रिजॉइसिंग भी सेलिब्रेट किए हैं। डे ऑफ रिजॉइसिंग यानी कि ये लोग काफी खुश है। कब सेलिब्रेट किए थे? फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि 1906 में, अक्टूबर 1906 को जिस दिन हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक साल बाद ये लोगों ने डे ऑफ रिजॉइसिंग भी सेलिब्रेट किया। यानी कि ये लोग काफी खुश है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मुसलमान लोग के लिए एक अलग से लैंड मिले, समझ गए? बिल्कुल यही लोग है जी, आगा खान ही है जिन्होंने शिमला डिपुटेशन व डेलीगेशन, शिमला में गए थे ये लोग इकट्ठे होके, किससे मिलने के लिए? लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। लॉर्ड मिंटो कब की बात है? ये 1906 की बात है जी। और लॉर्ड मिंटो तो चाहता ही था कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाए मुसलमान के लिए, ताकि कांग्रेस से वो फाइट कर सके। क्योंकि हमेशा से ब्रिटिश का रहा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, समझ गए? जब शिमला डिपुटेशन गया लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए, इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन के तैयार हो जाएगा 1906 में, समझ गए? कहाँ पे? ढाका में। इसके जो फाउंडर होंगे वो कौन होंगे? फाउंडर कौन होंगे इसके? उस समय के जो नवाब थे, ढाका के नवाब थे, नवाब सलीमुल्ला। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हो गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो होंगे आगा खान। और उसमें मोहसिन उल मुल्क का भी रोल है। ये 3 लीडर है जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने में, समझ गए ना? तो यस, ये हमें दिखता है। उसके बाद उतना ही नहीं, लॉर्ड मिंटो ने इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक ब्रांच लंदन में भी बना दिया था अंडर आमिर अली। अब देखते हैं हम लोग 1909 जाना आता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए
तो मॉडले मिंटो जो रिफॉर्म्स हुआ है हिंदुस्तान में, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का बात था। इसने कहा कि ठीक है, हम मुसलमान लोग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे एट ऑल लेवल। तो मुस्लिम लोग खुश, समझ गए। हाँ, बट जानते हैं हम लोग कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, तो 1911 में जॉर्ज फाइव ने क्या कहा था कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसको हम रद्द करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, समझ गए। तो ये रहा है ये इवेंट। और हाँ, जब हम बात कर रहे हैं 1909 का, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, तो इस टाइम में 1909 में और भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं हिंदुस्तान में। जैसे 1909 को ही पंजाब हिंदू महासभा, पंजाब हिंदू महासभा का गठन हुआ। तो महासभा इनके अंदर हुआ है जी, ये उपेंद्रनाथ मुखर्जी, उपेंद्रनाथ मुखर्जी एंड लालचंद, इन्होंने हिंदू महासभा को फाउंड किया। कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब हिंदू महासभा। और बिल्कुल लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे कांग्रेस के, बट अच्छा खासा सपोर्ट ये इधर भी कर रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं थे, बट लाला लाजपत राय इनके कॉज के लिए सपोर्ट कर रहे थे बैकग्राउंड से। बट ये कांग्रेस के लीडर, और इनका पूरी तरीके से ध्यान नेशनलिस्ट मूवमेंट पे रहेगा, बट फिर भी ये यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे थे, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद बात करेंगे हम लोग 1909 का हो गया। 1915, 1915 में, 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा बना। ऑल इंडिया हिंदू महासभा अंडर द, किसके अंदर बना है ये? महाराजा ऑफ कासिम बाजार, कासिम बाजार, जिनका नाम है मदन मोहन, मदन मोहन मालवीय नहीं, मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन दो अलग पर्सन है। महाराजा थे कासिम बाजार का, उनका नाम था मदन मोहन। इनके अंडर ही ऑल इंडिया हिंदू महासभा बना है। और ये कहाँ बना है? ये हरिद्वार में बना है जी, हरिद्वार में। जब कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा था 1915 में, तो उसी टाइम ये बना था। हाँ, जहां तक सवाल है मदन मोहन मालवीय का, तो वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं ऑल इंडिया हिंदू महासभा का, बट अच्छा खासा एसोसिएशन रहा है इसमें भी। प्रेसिडेंट कभी नहीं बने, बट अच्छा खासा इनका सपोर्ट इस संस्था में, इस सभा में था, समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1911 में, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं यहाँ का, दिस वन, 1911 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया ब्रिटिश ने, तो जाहिर सी बात है अब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आएंगे। तो बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट 1916 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक साथ आए, और क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। कब की बात है? 1916 का आईएनसी सेशन। और कांग्रेस ऑल्सो एक्सेप्टेड, कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया क्या चीज का? सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में, इसको कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार करने का मतलब ये हुआ जी कि मुस्लिम लीग अब एक लीगल पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है। अब मुस्लिम लीग का भी कद बढ़ जाएगा, समझ गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हाँ, तो इसमें तो अच्छा चीज दिखा हमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ऑन द सेम पेज है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 1919 में रोलत एक्ट हुआ, रोलट सत्याग्रह हुआ अगेंस्ट रोलत एक्ट। और हम लोग जानते हैं
1920 से लेके 22 तक एनसीएम प्लस खिलाफत इशू भी चले हैं। खिलाफत इशू, ये दोनों ही खिलाफत इशू, ये दोनों इवेंट में, चाहे रोलट सत्याग्रह हो चाहे एनसीएम प्लस खिलाफत इशू, दोनों में ही हिंदू मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों का ही कॉपरेशन देखने को मिला है। दोनों ने ही बहुत सुंदर तरीके से पार्टिसिपेट किया है, समझ गए। बट हमें ये याद होना चाहिए 1920s में, 1920s में ही बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे हिंदू ग्रुप सब शुद्धि मूवमेंट पे फोकस करने लगे। शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या है कि कोई हिंदू यदि मान लीजिए क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, कोई हिंदू मान लीजिए मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, तो उसको रीबैक करो, घर वापसी करो, दैट्स कॉल्ड शुद्धि मूवमेंट। जब हिंदू लोग शुद्धि मूवमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है मुसलमान की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा, रिटेलिएशन फ्रॉम मुस्लिम्स। मुस्लिम ग्रुप भी अपना तंजीम एंड तबलीग मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तंजीम एंड तबलीग मूवमेंट। अब जब इस तरह का चीज होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कम्युनल एलिमेंट आएगा, कम्युनल एलिमेंट भरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। जब सोसाइटी में कम्युनल एलिमेंट्स भरना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा तो उसको बनना ही है, समझ गए। तो ये रहा है 1920s में रिटेलिएशन, इधर शुद्धि मूवमेंट और उधर तंजीम और तबलीग मूवमेंट। अब यहाँ देखिए यहाँ बहुत कुछ हुआ है। 1925 में ही राष्ट्र स्वयंसेवक भी बना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राष्ट्र स्वयंसेवक के फाउंडर थे केशव बलिराम हेडगेकर। तो केशव बलिराम हेडगेवर, हाँ हेडगेवर, डब्लू होगा यहाँ पे, हेडगेवर, ये फाउंडर थे आरएसएस के फाउंडर थे। इसका मतलब क्या कि हिंदू इंटरेस्ट का बात तो जरूर करेंगे ये, समझ गया ना। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद सिलसिले तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कम्युनल एलिमेंट है वो पॉलिटिक्स में वो देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 का नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट में पूरी तरीके से जिन्ना का 14 पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया था जी, पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए जब नेहरू रिपोर्ट बन के तैयार हुआ अगस्त 1928 में, तो जिन्ना ने भी, मुस्लिम लीग ने भी इस नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि हमारे पॉइंट को नहीं रखा गया उसमें, समझ गए। तो ये 1928 का बात हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1930 से लेके 1934 तक सीडीएम चला है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला है भारत में, और इसमें मुस्लिम का पार्टिसिपेशन कुछ वैसा देखने को नहीं मिला जिस तरह एनसीएम में देखने को मिला था। तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत कम हो गया जी, मुस्लिम पार्टिसिपेशन वेरी लेस इन सीडीएम पीरियड, समझ गए। इसी बीच में हमें दो इवेंट को याद करना होगा। 1930 में इलाहाबाद सेशन था किसका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सेशन चल रहा था, और इस सेशन में मोहम्मद इकबाल ने फर्स्ट टाइम इन पॉलिटिकल सेंस एक सेपरेट स्टेट का बात किया था, सेपरेट मुस्लिम स्टेट का बात किया था। मुसलमान लोग के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट जो कह सकते हैं अभी का पाकिस्तान। तो पहली बार लिटरली जिसने पॉलिटिकल सेंस में बोला हो कि मुसलमान लोग के लिए एक अलग स्टेट चाहिए, तो वो मोहम्मद इकबाल है। इन्होंने कब बोला था, इन्होंने 1930 के इलाहाबाद सेशन में बोला था। यही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा ये लिखे थे, कब, 1904-05 में,
समझ गए? तो ये देखिए 1904 और 5 में क्या इनका विचार है, और आते आते 1930 में विचार पूरी तरीके से बदल गया जी। और इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी हो गया 1933 का, इस समय चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, बिल्कुल, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, पब्लिश्ड ए पेपर, और पेपर का शीर्षक था, टाइटल था नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। और इन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया था कि यस, एक कंट्री बनना चाहिए, एक स्टेट बनना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए, पंजाब, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि अफगान प्रोविंस, अफगान प्रोविंस, करेक्ट। उसके बाद कश्मीर, इसको लेके अभी भी पाकिस्तान है ना, सीरियस है कश्मीर, एंड बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का पी स्टैंड फॉर पंजाब, ए स्टैंड फॉर अफगान प्रोविंस, दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड के स्टैंड फॉर कश्मीर, एंड तान स्टैंड फॉर योर, अच्छा बीच में एस भी है ना जी, तो एस स्टैंड फॉर सिंध। तो पंजाब, पी स्टैंड फॉर पंजाब, ए स्टैंड फॉर अफगान प्रोविंस, दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के स्टैंड फॉर कश्मीर, एस स्टैंड फॉर सिंध, एंड तान स्टैंड फॉर बलूचिस्तान। तो इस तरह इन्होंने वर्ड को पिकअप करके पाकिस्तान वर्ड को गढ़ा था, और किसको पता था कि ये सच में ही हो जाएगा? समझ गए? तो ये चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने एक पेपर में नाउ और नेवर में ये लिखा था, टाइटल किया था, दिया था। समझ गया ना? चलिए उसके बाद देखते हैं। तो 1930 से लेके 1934, यस वी हैव सीन सीडीएम का पीरियड। अब देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, हालांकि उन्होंने लखनऊ पैक्ट में बहुत सुंदर काम किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने में, बट वही मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जाके बहुत ही बड़ा कम्युनल लीडर बन गया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कम्युनल अवार्ड दिया गया आपका, कब दिया गया था जी? 16 हाँ अगस्त 1932 को। और उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन का, उन्होंने जितना भी जिन्ना का 14 पॉइंट था, हर 14 पॉइंट को मान लिया, तो एक्सेप्टेड 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। इसलिए जिन्ना का भी जाहिर सी बात स्वर बढ़ जाएगा। समझ गए? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी तो मुस्लिम लीग के लिए यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन था ही उसमें। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बट जो सबसे रिमार्केबल जो पीरियड है, जो टाइम है, जो इवेंट है, दैट इज 1937 का इलेक्शन। इलेक्शन में क्या हुआ? कांग्रेस जीत गया जी, कांग्रेस परफॉर्म रियली वेल, कांग्रेस वन, और मुस्लिम लीग कहीं नहीं रहा। तो रिजल्ट क्या होगा? दूरी, दोनों के बीच में बहुत दूरी क्रिएट हो जाएगा। तो जब दूरी क्रिएट हो जाएगा, अब मुस्लिम लीग पैतराबाजी करना शुरू कर देगा, पीरपुर कमेटी बनाएगा। समझ गए? 1938 में। और इस पीरपुर कमेटी में यही बात रहेगा, मुसलमान के ऊपर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा ही जुल्म ढाया है, तो जानबूझ के इस तरह का रिपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि सोसाइटी में एक मैसेज रहे, सोसाइटी में ये बात रहे कि कांग्रेस मुसलमान का हितैषी नहीं है, मुसलमान का हितैषी केवल एक ही पार्टी है, दैट इज अ मुस्लिम लीग। और पूरी तरीके से बिल्कुल 1937 से लेके 1939 तक जिन्ना पूरा हार गया। जिन्ना ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया कि हम कोई भी तरह का कॉन्सिलेशन नहीं करेंगे, ब्लॉक्ड ऑल कॉन्सिलेशन फ्रॉम कांग्रेस, कि कांग्रेस से बात नहीं करेंगे। बस कांग्रेस ये साबित कर दे, कांग्रेस ये डिक्लेयर कर दे। जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस ये बोले कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, कांग्रेस हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग
मुस्लिम पार्टी है, यानी कि पूरा भारत का मुसलमान को रिप्रेजेंट मुस्लिम लीग करता है और हिंदू को रिप्रेजेंट कौन करता है? कांग्रेस करता है। बट ऐसा हो नहीं सकेगा, क्यों? कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स भी तो एक है। इनफैक्ट सर सैयद अहमद खान ने भी, सर सैयद अहमद खान शुरुआत के 1880s वाले, उन्होंने भी मुस्लिम से अनुरोध किया था कि तुम कांग्रेस को ज्वाइन मत करो, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी तो हम जानते हैं कि जो थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं आईएनसी का, वो खुद मुस्लिम थे, बदरुद्दीन त्याब जी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही प्रयास, समझ गए? हाँ, तो जो टू नेशन थ्योरी को जिसने सीरियसली लिया और जो पीक तक पहुंचाया है, तो वो है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अब इसके बाद 1940 में लाहौर रेजुलेशन होगा जी, लाहौर रेजुलेशन, और यहां से पाकिस्तान रेजुलेशन को पास किया जाएगा। पाकिस्तान रेजुलेशन को ड्राफ्ट करने वाले, ड्राफ्टेड बाय लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान ने पाकिस्तान रेजुलेशन को ड्राफ्ट किया था कहां पे? लाहौर सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। समझ गए ना? तो यानी कि अब ये लोग कंक्रीट ले रहा कि नहीं, पाकिस्तान चाहिए, बिना पाकिस्तान का हम मानने वाले नहीं है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, इवेंट, बेस्ट ऑफर आया, करेक्ट। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। फिर भी अभी तक ये तय नहीं था कि पाकिस्तान बनने जा रहा है। बट पाकिस्तान को यदि जगह मिला है तो सबसे लास्ट प्लान है 3 जून का, 3 जून 1947। तो कहते हैं हम लोग माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान में तय हुआ कि यस, पाकिस्तान को बनाया जाएगा, पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड, पाकिस्तान को बनाया जाएगा। यानी कि इंडिया का 2 भाग में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाक में। ये पाकिस्तान को एक दिन पहले इंडिया से आज़ादी मिला है, क्योंकि पहले पार्टीशन हुआ है, उसके बाद आज़ादी मिला। समझ गए? यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Who first articulated the concept that later came to be known as the two nation theory? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान एंड आगा खान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो मैसेज है, और वही मैसेज बड़ा बन के आने वाले समय में टू नेशन थ्योरी का वो एक स्थान लेगा। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? हिंदू एंड मुस्लिम ये क्या है? दोनों ही डिस्टिंक्ट नेशंस, एक साथ दोनों मिलकर नहीं रह सकते। फॉर बॉल। थर्ड क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम होमलैंड वाज फॉर्मली मेड इन व्हिच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग? करेक्ट आंसर क्या होगा? लाहौर सेशन ऑफ 1940। और इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले पर्सन का नाम क्या है? लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नेशन थ्योरी इवेंचुअली लेड टू व्हिच मेजर इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री? ऐसी बात है, क्या होगा? पार्टीशन ऑफ इंडिया। फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फॉलोइंग फर्स्ट यूज द फ्रेज टू नेशन थ्योरी इन अ पॉलिटिकल सेंस? यदि पॉलिटिकल सेंस में कहा जाए तो मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, इन्होंने 1930 में इलाहाबाद सेशन में, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सेशन में ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रेजुलेशन इज कंसीडर्ड द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी? क्या होगा? लाहौर रेजुलेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम in 1940. Next question, which leader among the following was a strong opponent of two nation theory? अच्छा, टू नेशन थ्योरी में कौन है बिलीव नहीं करते थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफर खान। इनफैक्ट जब इंडिया पाकिस्तान बन गया, यानी कि पाकिस्तान इंडिया से डिवाइड हो गया, तो उस समय इनका कमेंट था कि गांधी जी ने हमें पीछे से खंजर घोपा है, खंजर का प्रहार किया है, क्योंकि ये किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान बने। मौलाना आज़ाद भी नहीं चाहते थे। मौलाना आज़ाद वही जो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर भी बने हैं भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The All India Muslim League was founded in which year? Which later played a crucial role in promoting the two nation theory. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1906. Next question, who among the following drafted Lahore Resolution of 1940? करेक्ट आंसर क्या होगा? लियाकत अली खान. Which of the following was not a reason given in the support of two nation theory? कल्चरल डिफरेंस ठीक है, रिलीजियस डिफरेंस ठीक है, इकोनॉमिक ठीक है, कॉमन लैंग्वेज ये नहीं होगा. समझ गए? ये नहीं होगा. करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफर डॉग. Next question, the two nation theory was finally accepted by the British government in which plan? किस प्लान में किया गया जी? माउंटबेटन प्लान. तो इसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कोइन द नेम पाकिस्तान? पाकिस्तान किसने किया था वर्ड कोइन? चौधरी रहमत अली. कब किया था? 1933 में. का पेपर आया था, बहुत ही फेमस पेपर, नाउ और नेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नेशन थ्योरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन a speech during which session of the Muslim League? तो क्या? इलाहाबाद सेशन ऑफ 1930. और किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने बोला था. The idea of two nation theory was opposed in the INC by which group? किस ग्रुप ने किया था? ये नेहरू रिपोर्ट कमेटी ने किया था जी. नेहरू कमेटी ने पूरी तरीके से टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था कि ऐसा नहीं हो सकता. समझ गए? Which leader declared Hindus and Muslims are the two separate nations? तो क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि दोनों एक साथ नहीं. हालांकि सर सैयद अहमद खान ने भी शुरुआत में कहा था, बट इसमें क्या बोला? टू सेपरेट नेशंस है. वो बोलने वाले कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, रियल सेंस में. और इसके स्टार्टर कौन होंगे? सर सैयद अहमद खान. Which year marked the formal adoption of two nation theory in a political resolution? Political resolution ये होगा 1930 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सेशन. Very important. Following statement is correct about the two nation theory. It was supported by the Indian National Congress. कभी नहीं हो सकता, ये काट दीजिए. हाँ, ये पाकिस्तान क्रिएशन का बात था और मोहम्मद इकबाल ने फर्स्ट प्रपोज किया. करेक्ट आंसर क्या होगा? बिफोर बॉल 2 and 3. The partition of Bengal indirectly encouraged which idea later developed as the two nation theory? क्या होगा इसमें? यस, ये नहीं हो सकता है. हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन ये नहीं हो सकता है. सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम, मुसलमान लोग का सेपरेट आइडेंटिटी है, यही चीज यहाँ पे चिन्हित किया गया और बाद में जाकर टू नेशन थ्योरी का उसने प्लेसमेंट लिया है, उसने जगह लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did the Chaudhry Rahmat Ali publish his pamphlet Now or Never, advocating a separate Muslim homeland? Correct answer क्या होगा? Before ball 1933. The last question of today's session, which leader used the term Pakistan for the first time? किसने किया था जी? चौधरी रहमत अली. Yes, I have completed the session. कैसा लगा आपको? If any doubt, any query, comment कर सकते हैं. Thank you so much.